So in the previous class we have studied about खिलाफत एजुकेशन, है ना, एंड नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट। किस तरह से दोनों जो मूवमेंट रहे आपस में कंबाइन होते हैं और बहुत बड़ा रूप बना लेते हैं, जैसे है ना एक नेशनल मूवमेंट बन जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट। अगर आपका पहला कोई राष्ट्रीय व्यापी देशव्यापी कोई अगर आंदोलन रहा, मूवमेंट रहा, तो आप उसको सबसे पहले क्या बताएंगे? नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट, इसी का नाम लेंगे। अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि पहला नेशनल लेवल का मूवमेंट कौन था, एक ऐसा मूवमेंट जो किसी स्टेट लेवल पर नहीं रहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं रहा, किसी कुछ क्षेत्रों में, भारत के कुछ क्षेत्रों में रहा लेकिन कुछ नहीं रहा, तो ऐसे नामों में बहुत सारे नाम आ जाएंगे। लेकिन जब एक नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात करेंगे, नेशनल मूवमेंट, तो आपका नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट 1920, ये आपको नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया 1920 में, एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। आपको बताया हुआ है कि रॉलेट एक्ट आया हुआ है, रॉलेट एक्ट आया हुआ है। रॉलेट एक्ट में आपने देखा कि वहाँ पर रॉलेट नाम से एक अंग्रेज थे जिन्होंने नियम बनाया हुआ है, और उन्होंने जो नियम बनाया उसमें आवाज स्लो आ रही है। हाँ, रॉलेट एक्ट में, रॉलेट एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। रॉलेट एक्ट में नियम आए और रॉलेट एक्ट में बहुत सारी खामियां थी। उसमें सीधा सीधा मतलब ये था कि बिना किसी जानकारी के, जांच पड़ताल के, बिना किसी के व्यक्ति के ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा लगाकर, सेडिशन एक्ट लगाकर हम उसको सीधे जेल में डाल देते थे। अंग्रेजों ने ऐसा किया रॉलेट एक्ट के माध्यम से। रॉलेट एक्ट का मतलब ये था, जिसका सब लोगों ने विरोध किया। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है, इसी के संदर्भ में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया, ठीक है। और इसी क्रम में जब आगे हमने बढ़ा तो रॉलेट सत्याग्रह के साथ ही आपने देखा कि उधर खिलाफत स्टेशन वाला मुद्दा टूट जाता है। खिलाफत स्टेशन क्या हमने बताया था, वो आक्रोश में थे जितने भी मुस्लिम भाई थे यहाँ भारत में रहने वाले नाराज थे। इसका गांधी जी ने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने समझा कि यही मौका है जब कांग्रेस को और मुस्लिम पार्टी, जो उनको भी तकलीफ है और जो इनको तकलीफ पूरे देश को ही, जलियांवाला बाग मास्कर एक तरफ था, उसके बाद रॉलेट एक्ट आया। बैक टू बैक एक लगातार क्रूरता, क्रूरल्टी देखने के लिए मिलती है, और इससे पूरी जनता आक्रोश में थी ही। और गांधी जी ने इसीलिए कॉल किया नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए। उनकी एक आवाज पर सभी लोगों ने साथ दिया। देशव्यापी आंदोलन फैलेगा धीरे धीरे भारत में। कई हिस्सों आपको मैंने बताया कि इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, ठीक है, असम में देखने के लिए मिलता है ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में, बंगाल में, है ना। इस तरह से आपने देखा कि पंजाब में, है ना, सिंध में, बहुत सारे क्षेत्र जो पूरा हिंदुस्तान था, उसमें भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है। उस समय भारत का बंटवारा हुआ नहीं था, पार्टीशन नहीं हुआ था, देयर वाज नो पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया पाकिस्तान ये सब बात की है 1947 में आके हम लोग इसके बारे में। तो अभी तो सिंध भी अपना ही है ना, सब कुछ अपना ही है, लाहौर भी अपना ही है, सारा क्षेत्र अपना ही है। तो सब जगह आंदोलन देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए इस पूरे एक्शन का रिएक्शन क्या होने वाला था, वो एक रिएक्शन निकल के आएगा। भाई एक्शन लिया, पहले एक्शन किसने लिया? अंग्रेजों ने लिया। उसका रिएक्शन आया भारतीयों की तरफ से। भारतीयों की तरफ का जो रिएक्शन था वो अंग्रेजों के लिए एक्शन था। अब एक्शन हुआ, फिर से भारतीयों की तरफ से विचार किए गए, तो अंग्रेजों की तरफ से भी कुछ रिएक्शन आना था, या कुछ ना कुछ अलग से घटनाएं होनी ही थी, और वही घटना हो जाती है। ये जो 1922 और 1929 है, जो हैपनिंग ऑफ 1922 1929, इसको आपको पढ़ लेना है। मैं इससे जितना इसमें दिया है उससे ज्यादा आपको बता दूंगा, इसमें जितना दिया है उससे ज्यादा घटनाएं आपको बता दूंगा, केवल रीडिंग आपको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पढ़ता जाऊंगा, बुक में भी आपको करते रहिए। सर किस पैराग्राफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा सुनते रहिए। उन्होंने रीड कर लिया वो बहुत होती है। इसमें हुआ क्या था? हुआ ये था कि महात्मा गांधी एज यू नो वाज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स। महात्मा गांधी एज यू नो वाज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स। महात्मा गांधी ने जो इसके विरुद्ध थे, वायलेंट मूवमेंट के विरुद्ध। वायलेंट जो मूवमेंट होता है, वायलेंट मूवमेंट का मतलब क्या होता है? वायलेंट मूवमेंट का मतलब क्या होता है? वायलेंट मूवमेंट का मतलब होता है जिसमें हिंसा होती है। इसमें क्या होती है? हिंसा होती है। गांधी जिसके विरुद्ध थे,
अब देखिए इसमें हुआ क्या, ही abruptly called off the non-cooperation movement in February 1922। इन्होंने बड़ी अचानक से ही non-cooperation movement अपनी चरम सीमा पर था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये कंटिन्यू चलता रहा तो अगले 1 साल के अंदर ही देश को आजादी मिल जाएगी, देश आजाद हो जाएगा, क्योंकि नेशनल मूवमेंट अपने पूरे देश में फैल रहा था, अंग्रेजों परेशान हो रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये मूवमेंट जो है, नेशनल मूवमेंट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था 1920 फेल हो गया। अचानक से फेल क्या हुआ, मतलब क्यों बंद कर दिया गया? ये गांधी जी के द्वारा बंद किया गया। गांधी जी ने खुद ही अपने आंदोलन में वापस ले लिया अपने आदेश को। He abruptly called off the non-cooperation movement in February 1922, underline करिएगा, February 1922। Crowd of peasants set of fire to a police station in Chauri Chaura. 22 policemen were killed on that day। क्या हुआ था कि चौरी चौरा एक घटना है गोरखपुर के पास ही। चौरी चौरा एक स्थान है, चौरी चौरा एक प्लेस है। चौरी चौरा में कोई चोरी नहीं होती, चौरी चौरा इट्स द प्लेस। वहां पर क्या हुआ था, वहां के कुछ किसान असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ही, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत ही वो बड़े शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। गलती पुलिस वालों की ही थी। सबसे पहले उन्होंने फायरिंग कर दिया वहां पर। जब फायरिंग कर दिया जनता को भगाने के लिए, तो गांव के जो किसान थे, जो पिजर्स, तो भड़क गए, नाराज हो गए और गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर उन्होंने पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी, 22 पुलिस है ना, वर्कर्स है ना, क्या हो गए, डाइड फ्रॉम बर्निंग, जलकर मर गए। अब ये एक बहुत बड़ी घटना है, निर्ममता पूर्वक 22 पुलिसकर्मी की हत्या। गांधी जी नॉन वायलेंट के पुजारी, वायलेंट के खिलाफ थे, और यहाँ पर क्या हो गया, वायलेंट हो गया। गांधी जी चाहते थे कि मेरा पूरा आंदोलन कैसे चले, नॉन वायलेंस हो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वायलेंस हुआ, हिंसा हो गई। इस वजह से गांधी जी नाराज। गांधी जी ने अपना आंदोलन क्या कर लिया, वापस ले लिया। गांधी जी को पता हो गया था, कुछ इतिहासकार लिखते हैं, गांधी जी को ये भी पता हो गया था कि मारे गए हैं, तो अगर ये जलाए गए हैं तो एक्शन लिया गया हमारी तरफ से इतना खतरनाक, तो जरूर उधर से रिएक्शन होगा, यानी लाठी चार्ज होगी, तगड़ा बवाल होगा। तो इसमें यही बात सामने निकल के आती है, गांधी जी ने जल्दबाजी में ही सही, लेकिन गलत निर्णय ले लिया। कई इतिहासकार इस बात नाराज होते हैं, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस नाराज होते हैं और भगत सिंह नाराज होते हैं, बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे नाराज होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी इस समय उनका अस्तित्व दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्रिटिसाइज बाद में हुए, कई लोगों ने आलोचना किया गांधी जी की, ये आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए। गलती तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की है, जब शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे काफी उनको फायरिंग करने की जरूरत है। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया, पूरी तरह से फिनिश हो गया। 2 साल तक आंदोलन चला, ये 2020 से लेकर 22 तक। क्वेश्चन ये भी बनता है कि आंदोलन कब से कब तक चला, तो 1920 से 1922 तक। मोमेंटम कब पकड़ा था, 21 से 22 के बीच में मोमेंटम पकड़ लिया था। मोमेंटम मैंने पूरा आपको बता ही दिया किस तरह से, कहाँ प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ मैंने एग्जाम्पल बताया था, आंध्र प्रदेश का गुंटूर बताया, तमिलनाडु सब कुछ बताया, असम बताया हुआ है, असम में बताया हुआ है, पंजाब बताया हुआ है, पूरे देश में जो सेकंड पैराग्राफ कहता है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिनिश हो गया, एक इतना बड़ा आंदोलन फिनिश हो गया, तो देश में एक सुस्ती जैसे आ रही है, सुस्ती आ रही है। तो ये अब क्या होगा, अंग्रेज तो नहीं है, इतना बड़ा आंदोलन फेल हो गया, अंग्रेज फिर से, अब क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में गांधी के जो भी फॉलोअर्स रहे, अपने अपने तरीके से गांव में के आसपास थोड़ा बहुत आंदोलन करते रहे, कि आंदोलन के जाने के बाद अंग्रेजों को ये लगे कि भारतीय पूरे सुस्त पड़ गए, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को, नहीं आ रही? यस सर, आ रही। बस एक कहानी की तरह सुनते जाइए, कहानी की तरह सुनते जाइए, समझते जाइए। सेकंड पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, उसी पैराग्राफ में जो बातें दी गई है केवल उसी पर बात कर, और उससे ज्यादा ही बताऊं तो वो पैराग्राफ से कम नहीं होगा, ठीक है। क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि इसमें दिया कि कुछ लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्टिव वर्क है ना। सेकंड पैराग्राफ में अगर देखें, थर्ड लाइन दिया, कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब एक रचनात्मक कार्य करना, जो कि छोटे मोटे आंदोलन, छोटी मोटी नोक झोंक से कोई आप ये क्या कर रहे हैं, आंदोलन को मतलब जीवित रखने के लिए। अदर्स लीडर्स, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप ये अंडरलाइन करिएगा यहाँ से,
लीडर्स सच ए चितरंजन दास अंडरलाइन करिएगा, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू का नाम याद रखिए। चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, यही दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एंडिंग के बाद एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आते हैं। अब ये जो नेता है ये आखिर क्यों आए, क्यों इनका नाम आया, आगे देखिए। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू मैंने बताया कौन है ना, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू अर्थ तर्क दिया उन्होंने दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शन टू द काउंसिल। पार्टी को क्या करना चाहिए, इलेक्शन में फाइट करना चाहिए, इलेक्शन के लिए फाइट करना चाहिए काउंसिल। अब देखिए इनकी सोच अलग है। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू सोचते थे कि भाई जो एक काउंसिल बनी हुई, काउंसिल मतलब अंग्रेजों ने जो एक परिषद बना रखी है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, जो परिषदीय है, जो इनका परिषद है काउंसिल, उस काउंसिल में हमें मेंबरशिप मिल जाए, यानी हमें वहां पर जगह मिले। और जब हमें वहां जगह मिलेगी, जब ये कोई कानून बनाएंगे तो हम वहां पर हड़ताल लाएंगे, हम कहेंगे नहीं ये कानून सही नहीं है, वो कानून सही नहीं। इनकी सोच ऐसे थी, जबकि कुछ लोग इनके जस्ट अपोजिट थे। कुछ लोग कहते थे नहीं हमें काउंसिल में नहीं जाना है, हमें अंग्रेजों द्वारा बनाई गई काउंसिल में जाना ही नहीं है, हमारी अपनी पार्टी कांग्रेस है, अभी तक हम लोगों ने जो काम किया हम उसी तरह से आगे बढ़ के काम करेंगे। लेकिन इनका मानना अलग था। इनका मानना यह था कि उन्हीं की काउंसिल में घुसकर, उन्हीं की काउंसिल, चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक स्वराज पार्टी की स्थापना की। अंडरलाइन करिएगा, याद रखिएगा, स्वराज पार्टी, याद रखिएगा, स्वराज पार्टी। अभी तक आपने स्वराज मूवमेंट सुना होगा, लेकिन अब स्वराज पार्टी बनाने वाले पहले दो व्यक्ति ही है। स्वराज पार्टी बनाने पूछा जाता है स्वराज पार्टी किसने बनाई, तो मूल रूप से बनाने वाले चितरंजन दास थे। चितरंजन दास ही थे जो इसके संस्थापक थे। लेकिन मोतीलाल नेहरू कौन थे, इस पार्टी के सचिव थे, सेक्रेटरी थे, सचिव थे, महासचिव थे कह सकते हैं। पार्टी में और भी लोग थे, ऐसा नहीं कि यही दो लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से चितरंजन दास द फाउंडर ऑफ क्या माने जाते हैं, स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू का भी नाम साथ में कभी ले लिया जाता है कि हाँ ये भी फाउंडर रहे, लेकिन मुख्य रूप से पूरी पार्टी के जो सेक्रेटरी रहे, वो कार्यभार संभालने वाले यानी कि संचालन करने वाले मोतीलाल नेहरू रहे। जबकि पार्टी के संस्थापक फाउंडर चितरंजन दास रहे, जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं। जबकि मोतीलाल नेहरू तो आपके इलाहाबाद से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, कहा कि हम एक ऐसी पार्टी बनाने जा रहे हैं जो पार्टी क्या करेगी, कांग्रेस की पार्टी से जस्ट, कांग्रेस की पार्टी की सोच के जस्ट अपोजिट काम करेगी। कांग्रेस की पार्टी क्या करेगी, बाहर से दूर रहेगी, लेकिन स्वराज पार्टी क्या करेगी, स्वराज पार्टी अंदर से, यानी उन्हीं काउंसिल में हम मेंबरशिप लेंगे, सदस्यता लेंगे, और फिर जब वहां कोई नियम कानून बनेगा तो हम कर देंगे। ऐसी सोच रखने वाले लोग स्वराज पार्टी के लोग, ठीक है, यही दिया गया है। इन्होंने कहा टू फाइट द इलेक्शन टू अ काउंसिल एंड एंटर देम, हम प्रवेश करेंगे इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। Sincere social work in the village in mid 1920 Gandhians were able to stand their support. क्या हुआ कि 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन के बाद इसी स्वराज पार्टी की वजह से, इसी स्वराज पार्टी की वजह से, इस स्वराज पार्टी का अच्छा एक उद्देश्य और भी था। इस स्वराज पार्टी के बीच में कांग्रेस के बीच मतभेद होता है, लेकिन 1923 में दोनों आपस में फिर से मिल जाते हैं, स्वराज पार्टी और कांग्रेस मिल जाती है और इनके मत एक हो जाते हैं। इतना बहुत डीप नहीं दिया है आपके बुक में, इनके बीच में मतभेद होता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो स्वराज पार्टी के जो लोग थे इनको परिवर्तनवादी कहा गया, यानी कि चेंजेबल पर्सन कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन किया, क्योंकि तो ये भी कांग्रेस के कहीं ना कहीं, तो कांग्रेस के होते हुए भी इन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन करते हुए पार्टी बनाते हैं। इनका उद्देश्य अलग होता है, जबकि कांग्रेस का वही उद्देश्य यानी अपरिवर्तनवादी कहे गए, यानी जो चेंजेबल नहीं थे, कांस्टेंट थे उसी लेवल पे अपने अपने सोच पर जो। लेकिन बाद में 1922 में आपस में अब्दुल, इसमें एक नाम आता है, इसमें भी मौलाना अब्दुल कलाम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, हाँ मौलाना करके नाम आता है इसमें। तो उनकी एक अटेंडम मीटिंग बुलाई गई, उसमें कांग्रेस की मीटिंग में दोनों लोगों में आपस में समझौता होता है। स्वराज पार्टी में कहते हैं ठीक है एक उद्देश्य के लिए काम करें, भाई हमारा भी उद्देश्य देश को आजाद कराना है, आपको देश को आजाद ही कराना है, मिल जाते हैं, ठीक है। और बीच में स्वराज पार्टी का काम ये था कि जीवित रखना। स्वराज पार्टी लगातार संघर्ष कर रही थी, एक इतने बड़े आंदोलन के जाने के बाद देश ठंडा पड़ गया था, इसलिए स्वराज पार्टी माहौल को गर्म बनाए रखने में, अंग्रेजों को ये एहसास दिलाने में कि हम लोग दबे नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं, तो माहौल को गर्म बनाए रखने में भी स्वराज पार्टी का बहुत बड़ा योगदान
था। 1925 में क्या होता है, चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। इसमें नहीं दिया गया है, कहीं कहीं हो सकता है दिया हो। 1925 में चित्तरंजन दास डाइड, मर जाते हैं, और जैसे चित्तरंजन दास की मृत्यु होती है तब स्वराज पार्टी टूटती है। स्वराज पार्टी का जो अस्तित्व होता है वो धीरे धीरे कमजोर दिखाई देता है। स्वराज पार्टी में फिर कई लोग के विचारों में बाद में फिर से बदलाव हो जाते हैं, फिर से वो कांग्रेस वाली विचारधारा के हो जाते हैं, और कुछ लोग स्वराज पार्टी की विचारधारा। इस तरह से विचारों का जो परिवर्तन होता रहा, साथ ही साथ चित्तरंजन दास की जो मृत्यु रही, इसकी वजह से स्वराज पार्टी का अस्तित्व क्या हो जाता है, अस्तित्व विहीन हो जाता है, अस्तित्व विहीन हो जाता है। इसी समय बीच में कई सारे कांड भी होते हैं, काकोरी कांड भी देखने को मिलता है, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा काकोरी कांड होता है, बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं। इस समय ये जो टाइम पीरियड रहा 1920 से कह दें आप 1930 के बीच में आंदोलनकारी, ये जो रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी रहे। अभी मैं आगे भगत सिंह के बारे में आपको बुक में दिया है, थोड़ा चंद्रशेखर आजाद के बारे में दिया है, थोड़ा सा इन सब लोगों का दौर रहा है, ये सब चीजें आती है। जैसे आप पढ़ते हैं ना भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, तो ये सब कहाँ पढ़ते हैं, ये सब 1922 के बाद ही अस्तित्व में दिखाई देते हैं। जिस समय असहयोग आंदोलन फिनिश हो जाता है तो क्रांतिकारियों का बोलबाला बढ़ जाता है, जगह जगह पर बम फेंकना, है ना, अंग्रेजों को परेशान करना, इस तरह से काम चल रहा है। एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं, छोटे छोटे जगहों पर बम से अंग्रेजों को, है ना, ये सब सारी चीजें, कहीं पर कुछ करना, कहीं पर चोरी कर लेना, है ना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं चलती रही। और साथ ही स्वराज पार्टी का अस्तित्व, तो ये दोनों पैरेलल चलते रहे। स्वराज पार्टी भी अपनी तरीके से काम कर रही थी और कुछ क्रांतिकारियों का भी अपना काम बीच में चल रहा था। इसके बाद 1930 का समय आता है। 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आता है, फिर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन आ जाता है। याद रखिएगा, फिर से एक नेशनल मूवमेंट आ जाता है जिसका नाम है, हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। वही आपको दिया है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाता है। इसी को हमें पढ़ना है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों आया, इसके आने के पीछे का फ्लैशबैक क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो भी अभी आपके बुक में आगे दी है। ठीक है, देखिए इसमें थर्ड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ बता दिया, थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं मिड 1920 में मिड 1920 में वर द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस। अभी आप आरएसएस का नाम सुनते होंगे। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, अंडरलाइन करिएगा, दो पार्टी बनी थी 1920 से 1930 के बीच में, दो पार्टी और बन जाती है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था। इट वाज द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, पहला नाम तो ये हो गया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, जिसको हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया। सेकंड नंबर पे एंड सेकंड नंबर डालिएगा, सेकंड नंबर है आपका कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी बनी ऑफ इंडिया। भारत में दो तरह की पार्टी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आरएसएस वाले हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाले, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, इनका उद्देश्य अलग था। इनको तो संगठन मजबूत करना था हिंदुओं के, उसमें आप नाम से समझ रहे होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी आपके दिमाग में आ रहा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी मजदूर शोषक वर्ग के लिए बनी थी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। यानी जो अमीर वर्ग देश में बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पे है, अमीर वर्ग है, उनके खिलाफ मजदूरों का संघर्ष, खासकर अंग्रेजों के खिलाफ भी और अमीरों के खिलाफ भी संघर्ष करने के लिए बनी हुई पार्टी थी उस समय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास बड़ा पुराना है, तो आप वर्ल्ड लेवल पे भी देख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्स का नाम आता है कम्युनिस्ट पार्टी में, मार्क्सवादी यानी कार्ल मार्क्स का नाम आता है। ये एक सोशलिस्ट विचारक थे, ठीक है ना, जिन्होंने ऐसी सोच को जन्म दिया, हम मजदूरों को भी अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, जिस जगह पे बात होती है वही काम एक छोटी सी कम्युनिस्ट पार्टी को भारत में भी जन्म लेती है। आगे इसी विधि के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, तो वहीं पर थोड़ा और इसको देखें, ठीक है। इस पर भी नेक्स्ट पेज में आ जाइए। ये आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं झंडा वंडा लेके बड़े आराम से आंदोलन करने निकले, देख रहे हैं किस तरह से लोग विद्रोह करने निकले, फोटो में दिख रहा है आपके। और सबसे ऊपर लिखा है साइमन बोवेर। ये क्या है साइमन बोवेर? सुन लीजिए, कहानी की तरह इसको भी समझ लीजिए। 1927 में, बुक में थोड़ा देख लीजिए, पहले बुक में दिया है जहां पिक्चर बनी हुई है ना, ये जो पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर के
जस्ट नीचे जो दिया गया है, जस्ट नीचे वही मैं पढ़ रहा हूँ, डिमॉन्स्ट्रेशन अपोज द साइमन कमीशन। साइमन आयोग का क्या हुआ? साइमन आयोग के विरोध में कुछ प्रदर्शनकारी रुके। देखिए क्या है, इन 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश गवर्नमेंट decided to send a commission headed by लॉर्ड साइमन। इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट थी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, 1927 की तारीख याद रखिएगा कि 1927 में क्या होता है कि दिसंबर 1927 था हालांकि, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेट अ कमीशन। इन्होंने कमीशन भेजना, सर इन व्हिच ईयर स्वराज पार्टी एंड कॉमन पार्टी 1923 में, 1923 में सर इसी समय विरोध हुआ था और वो लोग गए थे 1923 में आपस में मत हो गए। ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कहीं ज्यादा स्वराज पार्टी का बीच में थोड़ा सा जानकारी दिया। ठीक है, डेमोंस्ट्रेशन जो हुआ तो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में थी, इंग्लैंड में बैठी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, टाइम बड़ा जल्दी हो जाता है, मैसेज आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेट अ कमीशन हेडेड बाय लॉर्ड साइमन डिसाइड इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर। हुआ क्या था देखिए समझिए, 1919 में एक एक्ट आया था, 1919 में एक एक्ट आया था, वो आपको शायद नहीं बताया गया, सुन लीजिए वो एक्ट को, सुन लीजिए, उसको लिख लीजिए कहीं पर, वो अपने आप से लीजिए। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड एक्ट है। जैसे 1909 में मैंने बताया था आपको कि मार्ले मिंटो एक एक्ट आया था, मार्ले मिंटो एक्ट आया था 1909, ठीक है। वैसे ही 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड एक्ट आया था, जिसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे, भारत सेक्रेटरी थे, जबकि जेम्स फोर्ड उस समय को वायसराय। इन्हीं दोनों के नाम पर मिला हुआ एक एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत भारत में शासन किस तरह से किया जाए, किस तरह से शासन होगा, क्या क्या बातें होंगी भारत में, ये सारी चीजों का डिस्कशन है। द्वैध शासन, ड्यूल सिस्टम है ना, डोमिनियन स्टेट, इन सब की बात की गई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही है, लेकिन अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 8 के लेवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना जान लीजिए 1919 एक्ट एक आया था, उस एक्ट का नाम था मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड, जिसमें भारत में किस प्रकार का शासन होगा, किस प्रकार से इलेक्शन होंगे, चुनाव होगा, कैसे सदस्य रखे जाएंगे, ये सारी बातें इस एक्ट में होती हैं। गवर्नर को इसमें ज्यादा महत्व दिया गया था, यानी जो गवर्नर था उसको ज्यादा महत्व दिया गया, काउंसिल को महत्व ज्यादा नहीं दिया गया। गवर्नर की पोस्ट कौन था उस समय, अंग्रेजी थे। इस एक्ट का विरोध हुआ था और इस एक्ट के विरोध में भी आप कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन आ गया था। बहुत सारी बातें थी जो नॉन कॉम्युनिस्ट मूवमेंट आपका 1920 का आता है। तो इस एक्ट की समीक्षा के लिए 1919 का जो एक्ट आया था, इस एक्ट की समीक्षा के लिए भाई इस एक्ट में क्या ऐसी खराबी निकल गई जिससे पूरे देश में गांधी जी द्वारा संचालित 1920 का नॉन कॉम्युनिस्ट मूवमेंट आया, और भी बहुत सारी बातें, इतना बड़ा आंदोलन क्यों हो रहा है। तो ये सब बातों की समीक्षा करने के लिए, जानकारी लेने के लिए इंग्लैंड ने एक कमीशन बनाया, एक आयोग बनाया। कमीशन का मतलब होता है कुछ लोगों के समूह को, जांच पड़ताल वाली कमेटी बनाई तो भैया भारत में जाइए। कमीशन का काम क्या होता है, कमीशन का मतलब कुछ लोगों का मिला हुआ समूह है ना। तो आप एक बनाई, साइमन ही उसमें हेड थे, साइमन के नाम है, अंग्रेज है। इनकी अध्यक्षता में ही एक कमीशन बना और उनसे कहा गया कि आप जाइए वहां पर, भारत में क्या चल रहा है, भारत की क्या दशा है, क्या समीक्षा है, वो ले पता करके आप आइए। कि 1919 जो एक्ट आया मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड वाला, इसमें ऐसी क्या कमियां रह गई। तो साइमन जो कमीशन था, साइमन के ही नाम पर बना कमीशन जो जांच करने के लिए आ रहा था भारत में, लोग खुश हुए कि चलो ठीक है आ रहा है। लेकिन जब लोगों को ये पता चला इस कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, इस कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, सब अंग्रेज ही थे। तो भैया जब तुम अंग्रेज सब हो और अंग्रेज की ही दशाओं का आप निरीक्षण करने आ रहे हो, तो क्या देखते जाओगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही नहीं आ रही। यस सर। यस सर। हाँ, तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ कि सभी क्या थे, भारतीय थे। पहला जो विरोध का कारण था, भारत में जगह जगह पर विरोध होने लगे साइमन कमीशन के, भैया ये विरोध करने आए हैं
ये जांच करने आए हैं। ये क्या जांच करेंगे? तो सब अंग्रेजी, वो तो अपने अंग्रेजों के बारे में जो कमियां रही उसको क्या देखेंगे? इसी बात को लेकर इनका विरोध होता है। और साइमन गो बैक के बारे में इसके नारे लगते हैं, साइमन गो बैक, साइमन वापस चले जाओ, जैसे आए हो वैसे वापस। तो ध्यान दीजिएगा, साइमन गो बैक के जो नारे लगते हैं, तो साइमन गो बैक के नारे में थोड़ा सा बुक से हटकर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, कुछ चीजें मिल जाएंगे आपको। नारे जब लगते हैं तो 1927 में कमीशन बना, 1927 के लास्ट में दिसंबर या नवंबर में है ना, साइमन कमीशन बनता है 1927 में, और जस्ट अगले साल, अगला ही साल बन जाता है, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर। साइमन कमीशन 3 फरवरी को, हाँ 3 फरवरी को भारत में आ जाता है। जैसे ही भारत में उतरता है तो उसको विरोधों का सामना करना पड़ता है। साइमन आयोग आए, भारत जा रहे हैं, ऐसा देश जहाँ पर हमारा एक देश और जांच करने जा रहे हैं, आए तो यहाँ पर विरोधों का सामना करना पड़ा। विरोध इतना तेजी से बढ़ता गया, लोग विरोध करने लगे कि अक्टूबर आ जाता है। अक्टूबर में लाहौर में लाला लाजपत राय रेडिकल पार्टी के समूह के सदस्य, कांग्रेसी के, हमने आपको बताया था, लाल बाग का नाम बताया था। तो लाला लाजपत राय लाहौर में उस समय इसका विरोध कर रहे थे, और लाहौर में साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा था लाहौर में, जिसकी वजह से वहां पर साइमन ने क्या कर दिया, लाठी चार्ज करवा दिया। लाठी चार्ज मतलब एक तरह से लाठियां बरसाना, ये मारो, इनको बहुत चिल्ला रहे हैं। लाठियां जब पड़ी, लाला लाजपत राय नेता थे, पहले के नेता तो नेता ही होते हैं, लाठियां खाने के लिए तैयार। आज के नेता तो लाठी बरसेंगे तो सबसे पीछे दिखाई देंगे, जनता आगे हो जाएगी। पहले के नेताओं ने सारे लाठी अपने ऊपर ले ली। बहुत पिटाई हुई, फिर भी वो अंत तक चिल्लाते रहे, मतलब देश को आजाद करने की बात करते रहे। और लाला लाजपत राय को चोट ज्यादा लग गई, घायल हो गए। अंतो गत्वा अक्टूबर में उनकी चोट लगती है, और नवंबर में ही 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 को उनकी जैसी मृत्यु होती है, तो उस मृत्यु तो उनकी हो जाती है कि जिस समय लाठी खाए थे लाला लाजपत राय जी, उसी समय लाला लाजपत राय ने बोला था कि मेरे ऊपर जो एक एक लाठी पड़ी हुई है, मेरे ऊपर पड़ी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश सत्ता की ताबूत पर एक एक कील के बराबर होगी। ऐसा करके कुछ डायलॉग में, साराने अंदाज में उन्होंने बोला। साराना अंदाज ही कह दीजिए बहुत ज्यादा, कि मेरे ऊपर जो एक एक लाठी पड़ी हुई है ना, वो जो आपकी ताबूत मतलब समझते हैं जहां पर मरने के बाद जिसको रखा जाता है, डेड बॉडी का जो पार्ट रखा जाता है, उसमें जो एक एक कील लगाई जाती है ना, वैसे ही गड़ रही है। मैं तो हो सकता है कि मर जाऊंगा, हम फिर लास्ट में देखते हैं कि कुछ समय बाद वो मर भी जाते हैं, कि है ना, तगड़ी पिटाई हो गई थी उनकी, लेकिन वो मरते मरते बात कह गए थे। और इत्तेफाक देखिए कि भगत सिंह इनके बहुत बड़े फैन थे, और भगत सिंह ने एक महीने बाद ही 17 नवंबर को, हाँ 17 नवंबर को इनकी पिटाई हुई थी, और 17 नवंबर की इनकी मृत्यु हुई थी। और एक महीने ही भगत सिंह आए तो बहुत दुखी हुए, रोए, है ना, प्यार करते थे अपने देश के लोगों से। और इतने बड़े नेता जो है लाला लाजपत राय, उनके मरणोपरांत एक महीने बाद वही सैंडर्स, साइमन ने आदेश दिया था, तो सैंडर्स क्या था, इंचार्ज था उसमें, है ना, उसी के द्वारा लाठियां बरसाई गई। एक महीने बाद उसी सैंडर्स की क्या हो जाती है, हत्या कर देते, ठीक है ना, सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। प्रतिशोध का बदला ले लेते हैं कि आपने मारा है और आपको भी उसका मजा चखा देते हैं, ठीक है। तो ये कार्यक्रम होता है साइमन के विरोध में। और उसी समय आपने देखा कि ये जो प्रदर्शन है, साइमन आता है, उसका विरोध, मैंने कुछ आपको और एक्स्ट्रा बातें बताई, और इसमें उसको भी याद रखिएगा। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या दी गई, इंपॉर्टेंट बात ये दी गई है कि द डिकेड क्लोज विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर अ पूर्ण स्वराज। ये जो दशक रहा 1920 का, जो दशक रहा 1921, 23 और 30 से जो एंड हो रहा है, ये किसके साथ में खत्म हो रहा है, पूर्ण स्वराज के साथ खत्म हो रहा है। इसके साथ खत्म हो रहा है पूर्ण स्वराज। अभी पूर्ण स्वराज देखिए आ गया, पूर्ण स्वराज एक नया शब्द आ गया। अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा था,
है ना, पूर्ण स्वराज, है ना, स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू उसमें प्रमुख थे। लेकिन अब ये क्या है, पूर्ण स्वराज के साथ में खत्म हो रहा है। अब ये पूर्ण स्वराज में लीडरशिप में कौन आ जाते हैं, मोतीलाल नेहरू के ही बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय अब एक्शन में आ गए, ठीक है, मोतीलाल नेहरू पीछे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गया, ठीक है। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। 1929 में प्रेसिडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के साथ में इस दशक को खत्म किया कॉन्स्टेंटली, और इन्होंने लाहौर में ही रातों रात 12 बजे तक इन्होंने घोषणा कर दिया था, इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी 1930 ऑल ओवर द इंडिया। यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, यानी स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया 26 जनवरी 1930। तो पूछा जाता है कि भारत में फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे यानी इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले किस डेट में मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 की डेट। अब ये क्या है, थोड़ी सी कहानी उसके पीछे मैं भी आपको बताऊंगा, और भगत सिंह के बारे में जस्ट बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो आपका एंड होने वाला है जस्ट 5 मिनट के अंदर ही, मैं तुरंत बैक करूंगा, ठीक है। आज ज्यादा क्लास लंबी नहीं चलेगी आपकी, थोड़ी देर बाद एक क्लास और होगा, इसके बाद ठीक है।